So hello everyone, today we are going to start with class 11 structure of atom, topic magnetic quantum number. So what is magnetic quantum number? So there are four quantum numbers. ठीक है, चार क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने बात की थी लास्ट. उसमें से पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी या सब्सिडरी या एज़मुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं. तो दिस क्वांटम नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट व्हेन द सोर्स प्रोड्यूसिंग द लाइन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ईच स्पेक्ट्रल लाइन splits अप इनटू अ नंबर ऑफ लाइंस कॉल्ड द ज़ीमन इफेक्ट. अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कि आपको जब मैंने लाइन स्पेक्ट्रा बताया था, किसका बताया था, हाइड्रोजन का. तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन का एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रा कैसे बनता है. हाइड्रोजन का एक सोर्स बनाते हैं. ठीक है, वो सोर्स किस तरह से बनता है, जैसे हाइड्रोजन अब तो गैस फॉर्म में होता है, तो उस गैस को एक कैथोड ट्यूब में डाला और उसमें हमने डिस्चार्ज कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक करंट दोनों तरफ से पास किया. तो उसकी वजह से, उस डिस्चार्ज होने की वजह से कैथोड ट्यूब में से रोशनी निकलती है. ठीक है, और वो रोशनी आपकी डिपेंड करती है कौन सी गैस आप लेकर चल रहे हैं. हर एक गैस के लिए अलग अलग रोशनी निकलती है. तो एक तरह से वो लाइट एमिटिंग सोर्स का काम करेगा. फिर उसी लाइट को आप उससे एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे. ठीक है, और उस स्पेक्ट्रम को ही आप, उस स्पेक्ट्रम में आपको लाइंस मिलेंगी, उसको आप लाइन स्पेक्ट्रा बोल देते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर जो लाइंस मिलती हैं उसको तो बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया. ठीक है, बट फर्दर अगर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में उस सोर्स को रख दें फर्दर, तो वहाँ पर स्प्लिटिंग, लाइंस की स्प्लिटिंग जो है वो और ज़्यादा शो होती है, जिसको बोहर आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो उसी को जस्टिफिकेशन करने के लिए इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को दिया जाता है. ठीक है, तो ज़ीमन इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, ये स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग है अगर आप जो सोर्स को जो है वो आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे. ये कैसे होता है कि देखिए, जैसे हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अराउंड घूम रहा है, तो चार्ज है उसका, तो कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी. ठीक है, और मतलब क्योंकि वो लगातार घूम रहा है, ठीक है, तो यानी चार्ज अगर मूव करता है तो वहाँ पर करंट भी है, यानी वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है. वो मैग्नेटिक फील्ड जो हर एक एटम की है, वो क्या कर रही है, जो बाहर से आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसके साथ वो इंटरेक्ट कर रही है और उसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है. ठीक है, बट इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते. हमारा तो मेन काम है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है इसका यूज़ क्या है. तो देखिए, इसका यूज़ क्या है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सबशेल. ठीक है, अब सबशेल, ऑर्बिट, सबशेल के बारे में आपको बताया हुआ है. ऑर्बिट आप सभी जानते हैं. ऑर्बिट तो बोहर ने दी थी, जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट हमने कहा था, स्टेशनरी स्टेट कहा था, या फिक्स्ड ऑर्बिट्स भी कहा था. तो ऑर्बिट जो वर्ड है या शेल, ये दिया है बोहर मॉडल से, ये बोहर मॉडल से आया है, बोहर ने दिया ये. ठीक है, वहीं पे जब हम ऑर्बिट, जब हम सबशेल की बात करते हैं, तो सबशेल जो वर्ड है वो आपका कहाँ से आता है, क्वांटम मॉडल में से आता है, या ऑर्बिटल. ठीक है, ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस पहले ही बताया गया है आपको, और सबशेल इससे पहले एक्सप्लेन किया था आपको, जिसमें आपने एज़मुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर पढ़ा था. तो वो क्वांटम नंबर जो है वो आपका सबशेल बताता है. अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि उस एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, तो आपको ये बताया जाता है कि कितनी ऑर्बिटल्स हैं और उन ऑर्बिटल्स की प्रेफर्ड ओरिएंटेशन क्या है. सो ईच ओरिएंटेशन कॉरस्पॉन्ड, ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो किस तरह से, मतलब वो किस तरह से है. जैसे न्यूक्लियस के अराउंड अब आप बोल रहे हैं कि हम एक रीजन बना रहे हैं. ठीक है, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो उस रीजन को एक ऑर्बिटल का नाम दे दिया है. फिर ये आपने इसमें सबशेल पढ़ा था कि एस भी हो सकता है, वो पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, एंड सो ऑन. फिर अब हमने देखने की जो सबशेल हैं एस पी डी एफ, इनमें फर्दर ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं. ठीक है, यानी सबसे बड़ी ऑर्बिट
ऑर्बिट के अंदर आएगी सब शेल और सब शेल के अंदर आएंगी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर ये ओरिएंटेशन को बताता है जो आपका हर एक सब शेल का होता है। ठीक है, तो हर एक ओरिएंटेशन जो है वो एक ऑर्बिटल को जो है वो आपका बताएगा कि ऑर्बिटल कौन सी है। देखो जल्दी से मैं फटाफट से एग्जांपल पे आ जाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे हर एक एल की वैल्यू के लिए एम की जो वैल्यू होती हैं वो 2l+1 होती हैं। ठीक है, यानी ये वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, -l से लेकर +l तक। यानी जैसे मान लीजिए आपका जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे अब मैंने क्या कहा कि हर एक सबशेल लेना है हमने, उसमें नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल निकालने। तो पहले मैं एस सबशेल से स्टार्ट करता हूँ। एस सबशेल के लिए आपको पता है कि एज़ोमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एल जो है वो 0 होती है। तो 0 के लिए एस सबशेल है। अब सबशेल एस है तो अब L0 के लिए अगर मैं इस अपने फार्मूले में रखूँ 2l+1, तो L की जगह 0 तो एक ही वैल्यू आती है। ठीक है, तो यानी L0 के कॉरस्पॉन्ड M की एक ही वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू कौन सी होगी वो आप आगे फार्मूले में पुट कर दें तो वो 0 ही होगा। ठीक है, फार्मूले में रख सकते हो आप -0 टू +0, तो वैल्यू तो 0 ही बनेगी। ठीक है, तो आपका एक ही सबशेल एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है। ध्यान रखिए एस सबशेल में जो ऑर्बिटल है वो एक ही है। फिर बात करते हैं L1 के लिए। अब L1 जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, L1 जो है वो P सबशेल के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो अब L1 हम कहाँ रखते हैं, इस फार्मूले में 2l+1 में हम जो है L को 1 रख दिया। तो 2 1 ज़ा 2 +1, 2 1 ज़ा 2 +1 हो गया 3। तो यानी 3 जो हैं वो वैल्यूज़ M की मिलने वाली हैं आपको। M की 3 वैल्यूज़ कौन सी होंगी, आपको पता है -l टू +l। -l मतलब -1 टू +1। अब ध्यान रखिएगा जब -1 से आपने +1 तक जाना है तो बीच में आपने क्या करना है कि आपने बढ़ते जाना है, एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। तो -1 में एक आप ऐड कर दोगे तो 0 बनेगा, फिर 0 में एक ऐड करोगे तो 1 बनेगा। तो मतलब बीच के नंबर्स भी आपको ऐसे लेने हैं। तो -1 और 1 के बीच में 0 भी आएगा फिर। तो -1 0 एंड +1, दीज आर द 3 ऑर्बिटल्स। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं। अब L2 डी सबशेल के लिए होता है। ठीक है, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 जो होती है वो डी सबशेल के लिए होती है। अब डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो वहीं L की जगह आप 2 पुट कर दीजिए। तो 2l+1 की जगह 2 × 2 4, 4 + 1 5। तो टोटल 5 ऑर्बिटल होती हैं डी सबशेल में। अब वो 5 ऑर्बिटल कहाँ से लेकर कहाँ तक, -l से +l तक, यानी -2 से +2। तो -2 से एक एक नंबर में बढ़ाता हुआ आगे जाऊँगा तो -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, +1 भी होगा, +2 भी होगा। तो 5 होगी, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, अब तो ये अगर पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने एक टेबल की फॉर्म में लिखना हो तो ऊपर देखिए सबशेल लिख दिया SPDF, नीचे उनके ऑर्बिटल्स लिख दिए, S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7। ऐसे ही आप FGH के लिए निकाल सकते हो आगे भी। सो ये है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए हम कर रहे थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैंने क्या कहा था, जैसे एक सबशेल को लिया। ठीक है, मैंने कहा था कि हर एक एज़ोमुथल क्वांटम नंबर के लिए आपको M की वैल्यू मिलेगी। अब वो M की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कितना होती हैं, वो आपका 2l+1 आपको वैल्यूज़ मिलती हैं, जो कि आपको निकाल कर बताया था टेबल में नीचे आप इससे पहले। अब यहाँ पे डिटेल में आपको बताएंगे कि वो ऑर्बिटल्स होती कौन से हैं। जैसे एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होती है तो उसका नाम भी एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एस सबशेल में जो ऑर्बिटल है वो होती है आपकी एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो L0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको M0 पे S ऑर्बिटल मिलती है, जिसको एक सर्कल के साथ आपने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, लिखने के लिए आप सर्कल बना देते, कई बार स्क्वायर भी यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, या फिर कई बार सर्कल यूज़ किया होता है। दोनों ही वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ठीक है डिनोट करने के लिए। अब वैसे ही जब आप L को 1 लेते हैं, L = 1, तो P सबशेल है आपकी। अब P सबशेल में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स आती हैं। तो इन 3 ऑर्बिटल्स को क्या नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा।
पहली ऑर्बिटल है px, दूसरी ऑर्बिटल है py, तीसरी ऑर्बिटल है pz। तो हो गई टोटल 3। ये कैसे निकाली है? 2l+1 जो फॉर्मूला आपको बताया था उसमें आपने वैल्यू रखी तो वहाँ पर आंसर आता है 3, तो ऑर्बिटल 3 बन गई। अब किस किस आपके m की क्या वैल्यू होगी? तो m की वैल्यू आपको बताया था कि -L2 + L, यानी -1 से लेकर +1 बीच में इंक्लूडिंग 0, मतलब हर एक में फिर आपने माइनस से स्टार्ट करना है, फिर एक एक नंबर ऐड करते जाना है प्लस उसी L तक, मतलब -L से +L तक जाना है एक एक नंबर 1, मतलब 1 ऐड करते हुए। तो 3 ऑर्बिटल मिल गई। इनका नाम ध्यान रखिएगा, px, py, pz, यानी हर एक एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ऑर्बिटल मिल रहा है। फिर इनमें इन ऑर्बिटल्स की शेप भी बताऊंगा आपको। तो कहने का क्या मतलब है कि ओरिएंटेशन में फ़र्क है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो दूसरी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तीसरी जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मतलब एक तरह का डायरेक्शन आप बोल सकते हो कि डायरेक्शन अलग है इनकी, ठीक है। तो अब L2 के कॉरस्पॉन्डिंग, L = 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको डी सब शेल मिलता है, ठीक है। L = 2, मतलब एज़िमुथल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो आपका डी सब शेल के लिए L की वैल्यू 2 होती है। अब इसके लिए आपके M की कितनी वैल्यू मिलती हैं? तो वो आपने फार्मूले में रखा 2l+1, सो 2 × 4 + 1 5, वहाँ पर पता है आपको 5। देखिए मैंने 5 सर्कल बनाई। अब हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ देखिए M0 के कॉरस्पॉन्डिंग dz² मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे px लिखते हो ना, ये dz² है। तो ये जो x लिखा जाता है ना, ये नीचे है, यहाँ पे p के नीचे लिखना है अपने, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी ओरिएंटेशन को बता रहा है कि आपकी p जो यहाँ पे ऑर्बिटल है वो ओरिएंटेड कैसे है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में जब मैं इसकी शेप्स को फर्दर डिस्कस करूंगा आगे। तो ये z² थोड़ा सा इसके नीचे लिखिएगा कि एक तरह से ये सबस्क्रिप्ट में है, मतलब इसके पैरों में लिखा हुआ है नीचे छोटा सा, ठीक है। वैसे ही dxz, dyz, dx² - y² और dxy, हर एक m की वैल्यू के लिए आपको। तो यहाँ पर जब आपने L2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कितना मिला? 2l+1, मतलब 5 वैल्यूज़ मिल गई। तो अब कहाँ से कहाँ चले? अब -L से +L की तरफ चले। तो -L मतलब -2, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया तो -1, फिर 0, फिर +1, +2, लाइक दैट 5 वैल्यूज़ मिल गई। तो ये आपको 5 बता दिए। अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि ध्यान रखिएगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये सारी की सारी जो ऑर्बिटल हैं एक ही सबशेल के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी ऑर्बिटल मिलती हैं, इन सभी, ये सभी डीजनरेट कहलाती हैं। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीजनरेट कई बार पूछ लिया जाता है। तो डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी, यानी ये जो 5 मैंने डी सबशेल में जो 5 ऑर्बिटल ली हैं, ये सभी एक ही एनर्जी पर हैं। कब? जब आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सारी की सारी ऑर्बिटल आपकी सेम एनर्जी की होंगी, तो इसको आप डीजनरेट भी बोल सकते हैं कि सारी की सारी डीजनरेट ऑर्बिटल्स हुई, या आपका डीजनरेट आप बोल सकते हो, ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हो इनको, या सेम एनर्जी भी आप इसको बोल सकते हो। सो नाउ कम्स द फोर्थ क्वांटम नंबर, जो कि होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए या तो आप s लिख सकते हैं या आप ms भी लिख सकते हैं। वो जो s है m के साथ, वो उसके सबस्क्रिप्ट में यानी पैरों में लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक है। वैसे ही इससे पहले वाला जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोला था, या तो उसको आप सिंपली m लिख दो, या फिर उसको भी आप m और उसके पैरों में छोटा सा l लिख सकते हो, ठीक है। तो अब तो बात हो गई स्पिन क्वांटम नंबर की। अब इसको समझने के लिए कि आपको एक एग्जांपल देते हैं। अब जैसे अर्थ जो है, अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है, ठीक है। और आपने बोहर मॉडल पढ़ा है, उसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है। तो ये क्वांटम मॉडल भी इसको फेवर करता है कि यस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। सो बट जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ जो है सन के अराउंड चक्कर तो लगाती है, बट अपनी ही एक्सिस पर भी वो घूमती है। सन के अराउंड चक्कर लगाती है तो आपको पता है कि पूरे का पूरा साल में वो एक चक्कर लगाती है। तो सन के अराउंड चक्कर लगाते टाइम
क्या होते हैं आपके सीजन्स में चेंज आता है ना। और जब वो अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाती है तो दिन रात होते हैं, ठीक है, जो कि 24 घंटे का होता है। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, यहाँ देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो शेडेड पोर्शन है दो, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बीच में प्लस का सिंबल बनाया हुआ है ये न्यूक्लियस है मान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। तो वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अब वो अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं, अपनी ही एक्सिस पर वो घूमते हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। तो वहीं से ये आया स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये जो स्पिन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं। एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ध्यान रखिएगा, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब जैसे एस है, एस की एक ही ऑर्बिटल होती है तो उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब पी है, तो पी में क्या है, पी में तीन ऑर्बिटल हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो पूरी पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कहने का मतलब हम तो एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, अब उनकी स्पिनिंग क्या हो सकती है, आप खुद सोचो, कोई चीज़ घूम रही है तो या तो वो ऐसे घूमेगी या तो वो उल्टा घूमेगी, यानी आइदर इट कैन बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। या तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है या वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखिए डायग्राम से बताया, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दो वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ जो एस जो है ये छोटा एस है, ध्यान रखिएगा, ये आपका छोटा एस है स्पिन क्वांटम नंबर के लिए। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप इसको एम एस ही लिखें, क्योंकि एस जो है हम पहले ही एस सबशेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिर कई बार हम एस ऑर्बिटल के लिए भी एस यूज़ कर लेते हैं, तो कई बार आपको दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर एम एस ही यूज़ करें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आपने क्या कर देना है कि प्लस हाफ माइनस हाफ दो वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। प्लस हाफ हो गई आपके और माइनस हाफ, ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं आपके किसके लिए, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उन दोनों के अगर वो सेम ऑर्बिटल में आ रहे हैं तो उन दोनों की अपोजिट स्पिन होती है। अपोजिट स्पिन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए, जैसे मतलब मान लीजिए एक को आप ऐसे, एक अप एरो से और दूसरे को डाउन एरो से आप रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब प्लस हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग ये सिंबल बनाना है, माइनस हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग ये सिंबल बनाना है आपको, ठीक है। तो एक आपकी क्लॉकवाइज स्पिन हो जाती है, दूसरी आपकी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो जाती है, ठीक है। तो मैं बनाकर दिखा दूं, जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए ये आपका हीलियम एटम का केस है, मान लेते हैं। तो हीलियम एटम में पहली जो है आपकी ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर आप इसमें दो इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, मान लीजिए एक और ऑर्बिट और, तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल आती है, क्योंकि सबशेल भी एक ही आती है एस, और एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल आती है, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाने, तो मैं इस तरह से बनाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। डिटेल में मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, बहुत सारे छोटे छोटे और डिटेल्स हैं इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप आगे सीखेंगे। तो कहने का मतलब है क्योंकि अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ये बताते क्या हैं, मेन बात है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअल में आपकी किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, कि क्या वो सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। अब डायामैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है, देखिए डायामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें आपके कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फ्री नहीं होते, यानी कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो ऑर्बिटल आपकी पूरी की पूरी भरी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ऑर्बिटल ले ली, दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो ये भर गई, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि इसमें इन दोनों ने आपस में कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल होने के बाद आपका स्पिन क्या हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो स्पिन ज़ीरो हो गया, तो इसको आप ऐसे सब्सटेंसेस को बोल सकते हैं डायामैग्नेटिक, कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे भरे हुए हैं। बट मान लीजिए आप ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो डायामैग्नेटिक में तो चलिए हीलियम का एग्जाम्पल आ गया, क्योंकि हीलियम में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ गए तो ख़त्म आपका। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए,
तो स्पिन ज़ीरो हो गया, ज़ीरो होने की वजह से हीलियम डायमैग्नेटिक हो गया। वैसे ही पैरामैग्नेटिक के लिए हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लिया। हाइड्रोजन में तो आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, एक आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया अप स्पिन के साथ। ठीक है, इनको अप स्पिन डाउन स्पिन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अप स्पिन के साथ आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो यानी यहाँ पर पूरा का पूरा ऑर्बिटल भरा नहीं है, तो इट मीन्स आपकी जो स्पिन है वो भी कैंसिल नहीं होगी। तो यानी आपका जहाँ पर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो वो सब्सटेंसेस को हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। तो देखिए अब बारी आती है क्वांटम नंबर को सम अप करने की, समझने की। हमने पढ़ तो लिए क्वांटम नंबर, बट इसका यूज़ क्या है, क्या काम करते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ी हर एक क्वांटम नंबर के बारे में। तो अब क्या हम इन्हें अलग पढ़ेंगे या एक साथ पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि बोहर मॉडल आप सबको याद होगा। बोहर मॉडल में आपको याद हो कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते थे तो हम आपका शेल या ऑर्बिट की बात करते थे कि के शेल, एल शेल, एम शेल। इसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे भरते थे हम, 2n² फॉर्मूले से हम इसको भरते थे। 2n², याद रखिएगा, पहले भी बताया है मैंने आपको वीडियोज़ में। तो अब हम देखेंगे कि अब हर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जानकारी है वो ये सारे के सारे 4 क्वांटम नंबर कैसे देते हैं। ठीक है ना। अब जैसे बोहर मॉडल में इतना कुछ खास नहीं था, सिर्फ हमें पता था कि हाँ जी ऑर्बिट है, तो एक ही ऑर्बिट में इसमें 2 हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 हैं, इसमें 18 हैं, तो हमें कुछ खास आइडिया नहीं मिलता था। बट क्वांटम मॉडल में जो क्वांटम नंबर्स की बात होती है तो इसमें आप हर एक इलेक्ट्रॉन को स्पेशली बता सकते हैं। ओके, तो आप हर एक इलेक्ट्रॉन को स्पेशली बता सकते हैं कि वहाँ पर उसके जो हैं कितने मतलब उसके लिए चारों क्वांटम नंबर अलग होंगे। ठीक है, तो मतलब एक तरह से आपने हर एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सेट ऑफ क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं देखिए, जैसे कि आपको कंसेप्ट बताया गया है ऑर्बिट का, सबशेल का, ऑर्बिटल का। इससे पहले मैंने कहा था कि ऑर्बिट के अंदर सबशेल होगी, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे। वो कैसे है वो यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। देखिए शेल और ऑर्बिट एक ही चीज़ है जिसको बोहर ने बताया था। ठीक है, बोहर ने कहा था कि n1 n2 n3 ये क्या है, दीज आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पता है आपको। ठीक है, तो n1 के कॉरस्पॉन्डिंग k शेल मिल जाएगी, n2 के कॉरस्पॉन्डिंग l शेल, n3 के कॉरस्पॉन्डिंग m शेल। पहले मैं k शेल के साथ स्टार्ट करता हूँ। देखिए जब n1 है तो l की वैल्यू क्या होती है, l आपका पता है, l गोज़ फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, n अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो l क्या है, l इज़ द एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। तो वो क्या बताता है यहाँ पे, 1s। ठीक है, अब 1s किस तरह से लिखते हैं कि s जो है, s तो आपका सबशेल है। ठीक है, और इसके आगे आप n लिखते हैं। n क्या है, n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि s सबशेल तो बहुत सारी होंगी। देखिए एक s यहाँ आता है, एक s यहाँ आता है, एक s यहाँ आता है। इन तीनों में डिफरेंस कैसे करें, तो डिफरेंस यही है कि एक एस जो है आपका के शेल का है, दूसरा एस आपका एल शेल का है, तीसरा एस आपका एम शेल का है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके आगे एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी लिखी जाती है, ताकि यू कैन डिफ्रेंशिएट कि हाँ जी एक तो 1s है ये अलग है, ये 2s है ये अलग है, ये 3s है, तो इसीलिए ये लगाया जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि n1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ही सबशेल मिलती है जो कि है l=0, तो वो है आपका 1s सबशेल। वैसे ही n2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कितनी मिलेंगी, n2 मतलब n2 के लिए 2 मिलेंगी। कौन कौन सी, एक l0 और एक l1। ठीक है, l0 मतलब s है, l1 मतलब p है। ठीक है, अब उसके आगे आपने 2 लगा दिया तो इससे ये 2s और 2p बन गई, ये 2 सब शेल आ गए किसमें, आपकी l शेल में। अब जब m शेल की बात करेंगे जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए आपको l की 3 वैल्यू मिलेंगी, l=0,
L इज इक्वल टू 1 एज इक्वल टू 2। सो L इज इक्वल टू 0 S के कॉरस्पॉन्डिंग है, L इज इक्वल टू 1 P सबशेल के कॉरस्पॉन्डिंग है, और L इज इक्वल टू 2 D सबशेल के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब इसके आगे 3 लिख दिया गया है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख दिया गया है, ताकि आप इसको बाकियों से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये वाला P इसका शेल का है और ये वाला P इस शेल का है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इतना आप मेरी बात समझ गए होंगे कि शेल के अंदर सब शेल हैं। अब सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कैसे हैं वो समझिए। तो यहाँ तक हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रोल समझ लिया, एज़ोमुथल या सब्सिडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर का रोल समझ लिया, ठीक है। अब हम समझेंगे आपका जो है, जहाँ पे हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया था ना, तो उसका रोल क्या है। वो आपको बताता है कि ऑर्बिटल कौन सी है। तो जैसे अब यहाँ पर आपका 1s के कॉरस्पॉन्डिंग यानी l की वैल्यू 0 है, तो L0 के कॉरस्पॉन्डिंग m की एक ही वैल्यू मिलती है आपको, m इज इक्वल टू 0। तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है आपका कि आपका जो 1s ऑर्बिटल में 1s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल आता है, वन ओनली वन, जो कि 1s ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं एल शेल की। एल शेल में ये दो इसमें सबशेल हैं, 2s में, अब ये भी s है तो s में एक ही s आएगा, क्योंकि s क्या होता है L0 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो L0 के लिए आपको m0 ही मिलता है, तो 2s ऑर्बिटल। p के कॉरस्पॉन्डिंग 3 होती हैं, अब मैं डायरेक्टली बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। p के कॉरस्पॉन्डिंग 3 होती हैं, 3 कौन सी, 2px 2py 2pz। देखिए 2 मैंने साथ में लगा रखा है, क्यों, क्योंकि बाकियों में भी तो p आता है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो p में 3। अब ये L1 के लिए m की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, तो 3 वैल्यूज़ हैं m की, जो कि 3 ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ s और p में अगेन s के कॉरस्पॉन्डिंग 1, p के कॉरस्पॉन्डिंग 3, d के कॉरस्पॉन्डिंग 5। अब d में कौन सी है, 3dz², 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx² - y², ये सारी की सारी 5 ऑर्बिटल्स हो गई आपकी, ठीक है। तो आप यहाँ पर गिन सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता देता हूँ। अब देखिए, अब बात आ गई आपका एक क्वांटम नंबर यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक वहाँ हो गया, बच कौन सा गया लास्ट, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। उसका यूज़ क्या है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो अपोजिट स्पिन के होते हैं। तो देखिए, ये वैसे मैंने 2s ऑर्बिटल के लिए बता दिया है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक आपका दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एक की अप स्पिन होगी और एक की डाउन स्पिन होगी, ठीक है। या स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ या -½ होगी। अब इसका मतलब है हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी उस ऑर्बिटल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए k ऑर्बिट या k शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रूफ हो गया। अब आ जाइए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2px में भी 2, py में भी 2 और pz में भी 2, तो 2 2 4 2 6, यानी क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है उसके नंबर के साथ। नंबर है 3 ऑर्बिटल हैं, तो 2 3 जा 6, वो 6 और इस 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 8। तो सेकंड वाले शेल या ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, ये तो हो गए पूरे। अब चलते हैं कि क्या यहाँ पर 18 ही बनेंगे, वो देख लेते हैं। देखिए 3s ऑर्बिटल में एक ऑर्बिट है, तो सॉरी एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर 3p जो है उसमें 3 ऑर्बिटल्स आती हैं, तो उसमें 3 2 जा 6 हो गया, ऊपर 5 है तो 5 2 जा 10 हो गया, तो 10 + 6 16 और 2 18। देखिए आ गया टोटल 18। ऐसे आपने पढ़ना है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स, अगर आपको इलेक्ट्रॉन याद है तो उसका आधा कर दीजिए, वो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स होंगी। जैसे पहली ऑर्बिट में आपका k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसका आधा कर दो, तो k आपका शेल में आपके एक ऑर्बिटल होगी। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे टोटल, 8 होते हैं, उसका आधा कर दो 4, तो इसमें 4 ऑर्बिटल होंगी। देखिए 2s एक है, देन 2px 2py 2pz, टोटल कर दो 4 हो गए, 3 और 1 4। इसमें आपके m शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो उसका आधा कर दीजिए 9 इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर आप ऑर्बिटल्स काउंट कर लीजिए, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 ऑर्बिटल होते हैं।
तो अगर ऐसे आपने इस कंसेप्ट को कभी पढ़ लिया तो आप लाइफ टाइम इसको कभी नहीं भूलेंगे।